Hey guys, welcome or welcome back to my channel. In this video, we are going to start a sexual mode of reproduction. In the last video lecture, we have covered basic of reproduction and the importance of variations. So now let us start with asexual mode of reproduction. Before starting with the asexual mode of reproduction, let us understand between asexual and sexual reproduction. सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है. तो जब सिंगल पेरेंट है दैट मीन्स कोई गैमीट तो बनेगा ही नहीं बिकॉज देर इज ओनली अ वन पेरेंट. जब कोई गैमीट नहीं बन रहा दैट इंडिकेट्स कि कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से ही तो गैमीट फॉर्मेशन होती है. दीज आर को रिलेटेड टर्म्स. तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो कोई गैमीट नहीं बन रहा दैट मीन्स एक सिंगल पेरेंट है और जो ऑफ स्प्रिंग्स है वो जेनेटिकली सिमिलर है. जेनेटिकली सिमिलर मतलब यहाँ वेरिएशंस तो हैं पर जो वेरिएशंस है वो कम है. राइट, वेरिएशंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंपैरेटिवली कम है, इसलिए जेनेटिकली सिमिलर हुआ. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स इंक्लूड होते हैं. तो जब 2 पेरेंट्स हैं ऑफ कोर्स गैमीट बनेगा और गैमीट बन रहा है दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन हो रहा है एज दे आर कोरिलेटेड. और जो ऑफस्प्रिंग है वो जेनेटिकली डिसिमिलर है. इसका मतलब ये नहीं कि वो मैच नहीं करते, ये सेम भी है, मैच करते हैं, पर यहाँ पर जो वेरिएशंस थी वो ज़्यादा थी. वेरिएशंस वर ड्रास्टिक, इसलिए हमने इनको जेनेटिकली डिसिमिलर का और इनको जेनेटिकली सिमिलर का. यहाँ पर भी वेरिएशंस हैं और यहाँ पर भी सिमिलैरिटी है, बट यहाँ वेरिएशंस कम है, यहाँ वेरिएशंस ज़्यादा हैं, ड्रास्टिक हैं. तो अब हम असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है हमारे पास फ्यूजन. सबसे पहले हम फ्यूजन का मतलब समझते हैं. फ्यूजन का मतलब फ्यूजन के मतलब से अपोजिट है. फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जब कोई दो चीजें मिलकर एक चीज बनाए. और फ्यूजन में क्या होगा? कोई एक चीज टूट कर दो चीजें बना दे. तो यहीं पर हम फ्यूजन की बात कर रहे हैं. बट ये जो ब्रेकिंग का प्रोसेस है ना, इसमें दो चीजें भी बन सकती हैं और मल्टीपल भी बन सकती है. तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जिसको मैं जिस वर्ड के लिए मैं चीज यूज कर रहा हूँ वो एटलीस्ट है क्या. वो है डॉटर सेल. राइट, और डॉटर सेल इमर्ज होगी पेरेंट सेल से. राइट, तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें फ्यूजन के, तो एक है बाइनरी, एक है मल्टीपल. मल्टीपल नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर मैनी डॉटर सेल्स फॉर्म होंगी. बाइनरी, बाय मीन्स टू, तो इधर 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगी. पेरेंट सेल डिवाइड होगा 2 डॉटर सेल बनाने के लिए. मल्टीपल में जो पेरेंट सेल डिवाइड होगा वो मल्टीपल डॉटर सेल बनाने के लिए. इसका एग्जाम्पल है अमीबा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ. और मल्टीपल का है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम क्या है? एक मलेरियल पैरासाइट है, रियल कॉज ऑफ मलेरिया. हम कहते हैं कभी कभी कि जो हमें मलेरिया हुआ वो मॉस्किटोज की वजह से हुआ, बट ये गलत है. मॉस्किटोज तो कैरियर है मलेरिया का. सपोज करो कोई स्टैग्नेंट वाटर था, ठीक है, तो वहां पे जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम नाम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी वजह से हो रहा है. ये तो मॉस्किटो इस प्लाज्मोडियम को कैरी करके एक ऑर्गेनिज्म के ब्लड तक लेकर जाते हैं. तो मॉस्किटोज कैरियर का काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम कोज करता है. ठीक है, और जो ये बाइनरी फ्यूजन था ना, ये भी 2 टाइप्स का है. एक है इरेगुलर और एक है लॉन्गिट्यूडनल. इरेगुलर का मतलब जो डॉटर सेल है वो किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकती है, मतलब इरेगुलर हो रहा है. ये अमीबा में होता है, तो हम इसको एनसीईआरटी के डायग्राम से समझते हैं. ये देखो, जो ये था इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ. जैसे इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ ये 2 ऑर्गेनिजम्स बन गए. तो ये किसी भी प्लेन से डिवाइड हो गए. ये ऐसे भी हो सकते थे, ऐसे भी हो सकते थे, और इसकी तो जो शेप होती है वो भी फोल्स फीट शेप होती है. राइट, तो अमीबा की कोई फिक्स्ड शेप ही नहीं है, इरेगुलर स्ट्रक्चर है. तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा? इरेगुलर तरीके से. उसके बाद हम पढ़ते हैं लिशमैनिया में. राइट, तो जो लिशमैनिया है इसमें रेगुलर होगा और रेगुलर भी होगा, उसके साथ लॉन्गिट्यूडनल होगा. हमने इसको लॉन्गिट्यूडनल क्यों कहा? क्योंकि लिशमैनिया के ऊपर एक विप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. राइट, और ये एक करेक्ट ओरिएंटेशन में बीच से डिवाइड कर जाता है. ये
हेयर्स ग्रो करते हैं दोनों साइड में, सिमिलर स्ट्रक्चर बनता है, ये जो विप लाइक स्ट्रक्चर था, और फिर ये बीच से डिवाइड कर जाता है और इसका न्यूक्लियस में डिवाइड कर देता है। और जो लिशमैनिया है ये काला अजर नाम का एक डिजीज कोज करता है। तो हमने क्या पढ़ा, जो फिजन है वो न्यू इंडिविजुअल्स बनाता है। बैक्टीरिया प्रोटोजोआ दो इक्वल हाफ में करते हैं, उसको हमने बाइनरी फिजन कहा, जैसे अमीबा। और ये इरेगुलर प्लेन में हो रहा है तो इसको हमने इरेगुलर बाइनरी फिजन कहा। और ये ओरिएंटेशन में हो रहा था लिशमैनिया, जो कि काला अजर कोज करता है, तो इसको हमने लॉन्गिट्यूडनल कहा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में हमने मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम की बात करी, जो कि मैनी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो प्लाज्मोडियम था इसके बाहर एक ऐसे कवरिंग होती है और इसके अंदर बहुत सारे डॉटर सेल जनरेट होते हैं और ये कवरिंग बर्स्ट हो जाती है और ये जितनी भी डॉटर सेल्स होती हैं ये बाहर आ जाती है। ऐसा होता है मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम। अब नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है पीसेस, फ्रेगमेंट्स का मतलब है पीसेस, राइट। तो जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म खुद ही को ब्रेक कर लेता है फ्रेगमेंट्स में मैच्योर होने पे, और वो जो फ्रेगमेंट्स थे वो पीसेस थे वो न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, फ्रेगमेंटेशन कहा। यही लाइन हमारी एनसीईआरटी में लिखी है, जैसे स्पाइरोगायरा जैसे ऑर्गेनिज्म खुद को तोड़ लेते हैं, मैच्योर हो जाते हैं जब वो, और फिर ये जो ब्रोकन पीसेस थे, फ्रेगमेंट्स थे जो, ये न्यू इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। दिस इज व्हाट नोन एज फ्रेगमेंटेशन। बट हमारी एनसीईआरटी कहती है कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, राइट। फ्रेगमेंटेशंस उनमें पॉसिबल है जहां पर जो एक तरीके के सेल्स से बने हैं, राइट। जो पूरी बॉडी में एक ही सेल्स है तो वो सेम सेल्स अगर प्रोफिलेट करेंगे, जनरेट होंगे, तो उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बनाया जा सकता है। बट अगर नए, क्योंकि देखो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, पहले कुछ स्पेशलाइज सेल्स हैं वो टिश्यू बना रहे हैं, फिर टिश्यू सिस्टम्स ऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स है, राइट। तो इस ऑर्गेनाइज सिस्टम की में एब्रप्ट हो जाएगा, राइट, अगर कोई फ्रेगमेंटेशन जैसा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर ऑर्गन का एक डिफरेंट फंक्शन है। तो जिससे जो फ्रेगमेंटेशन है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या डिस्कस किया कि फ्रेगमेंट्स पीसेस में डिवाइड करेगा, फिर वो न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो कर जाएंगे जो पीसेस होंगे, पर ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है और उनके पास हर फंक्शन के लिए एक अलग ऑर्गन है, तो वो सेम सेल्स से भी नहीं बने हैं। दैट इज ऑल फ्रेगमेंटेशन। देन है रीजेनरेशन। री का मतलब होता है अगेन, जनरेशन टू ग्रो। तो इसके लिटरल मीनिंग को देखें, टू ग्रो अगेन, वापस से ग्रो करना। जब कोई इंडिविजुअल नया इंडिविजुअल बनता है कोई बॉडी पार्ट से, हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि कोई ब्रोकन या कट पार्ट से एक इंडिविजुअल कन्वर्ट हो जाता है नए इंडिविजुअल में। जैसे कि दिस इज प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया कट हुआ और ये नया इंडिविजुअल बन गया, एक हर पार्ट नया इंडिविजुअल बन गया। और किसके अंडर ग्रोथ में, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ में। जब ये सीक्वेंस, ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में ये जब चेंजेस होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। और ये डेवलपमेंट कैसे हुई, जब सेम सेल्स थे, रीजनरेशन के लिए हम स्पेशलाइज सेल्स को यूज करते हैं, जब वो प्रोलिफरेट होते हैं, प्रोलिफरेट का मतलब जब वो ह्यूज नंबर में मल्टीप्लाई होते हैं, तो जब वो ह्यूज नंबर में मल्टीप्लाई होते हैं तो उससे मास बनता है और वेरियस काइंड ऑफ टिश्यूज बनते हैं। और जब ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में जाता है, अंडरलाई करता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, डेवलपमेंट। पर हमने कहा कि ये जो रिप्रोडक्शन है ना वो रीजनरेशन नहीं है, मतलब रीजनरेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसा हमारी एनसीईआरटी ने इस लाइन में कहा कि रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन, क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म खुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए कटने पर निर्भर नहीं रहेगा, कि अगर किसी को ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना है तो वो खुद को काटेगा नहीं। दिस इज नॉट अ लॉजिकल रीजन। तो इसकी वजह से रीजनरेशन इज नॉट रिप्रोडक्शन लिटरली। Okay, then coming on to the next type of asexual reproduction is budding.
बड से ही पता चल रहा है। और बड क्या होता है? बड एक आउटग्रोथ होती है जो कि रिपीटेड सेल डिवीजन से होती है। मतलब इसका एग्जांपल जैसे हाइड्रा है, तो हाइड्रा में कोई एक स्पेसिफिक साइट्स पे जब ह्यूज नंबर ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे एक आउटग्रोथ हो जाएगी बड। और ये जब बड मैच्योर हो जाता है तो ये बड़ा होने के बाद डिटैच कर जाता है पेरेंट प्लांट से और खुद एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। इसी को हमने बडिंग का, जो कि हाइड्रा में देखने को मिलता है। और बड ईस्ट होता है, ईस्ट बडिंग में भी आता है और वो जो है रीजनरेशन में भी देखने को मिलता है। बट वी हमारी एनसीईआरटी उसको स्पेसिफाई नहीं कर रही है, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने उसका जो इंट्रोडक्शन था वो यहाँ किया, ईस्ट कैन पुट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर। और जो ये बर्ड बनते हैं तो बडिंग में होता है, बट ये एनसीईआरटी ने फ्यूजन में लिखा है, तो इसके लिए थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स रहेंगी, तो उसको हम नहीं देखते हैं। जो हमारी एनसीईआरटी के मेन एग्जाम्पल्स हैं हम उन्हीं पर फोकस करते हैं। आफ्टर कवरिंग बडिंग फिर हम आ जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन पर। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन जब नया प्लांट बनाया जाता है प्रीवियस प्लांट के पार्ट्स से, जैसे रूट से बनाओ, स्टेम से बनाओ, लीव्स से बनाओ, और कोई अप्रोप्रिएट कंडीशन के अंदर ही ये जो प्रोसेस है ये किया जाता है। एक इसका एग्जांपल है ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म में क्या होता है? कुछ नोचेस या फिर हम कह सकते हैं कुछ काइंड ऑफ बर्ड्स, इसको बडिंग नहीं कहेंगे पर कुछ बर्ड्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ के मार्जिन पर, राइट। हमारी एनसीईआरटी में ये पिक्चर भी गिवन है, ये रहा। ये बर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, नोचेस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं ये मार्जिन पर लीफ की, और ये इसे डिटैच कर जाते हैं और ये हवा के कारण मिट्टी में मिल जाता है। ये जब मिट्टी में मिलता है और रेन का एक्शन होता है तो ये नया प्लांट में ग्रो कर जाता है। तो प्रीवियस प्लांट के पार्ट से एक नया प्लांट ग्रो कर गया, दैट मीन्स ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ। कई बच्चे इसको बडिंग लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है कि ब्रायोफिल्म के मार्जिन्स पर बर्ड्स देखने को मिले और वो विद टाइम नए प्लांट में कन्वर्ट हो गए। तो बताओ ये कौन सा मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ क्योंकि पिछले जो कि पिछला प्लांट था उसके एक पार्ट से नया इंडिविजुअल बना है, तो वो बडिंग हुआ, राइट। तो बर्ड्स वहां पे इमर्ज हुए और वो क्या हुआ? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देन देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन एंड दिस इज द लास्ट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन क्लास 10th NCERT. So let's discuss it fastly, then we will move on to blueprints. तो देखो स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि स्पोर फॉर्मेशन होती कहाँ है। तो कुछ ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डेवलप करते हैं ब्रेड पर, उनको हम हाइफे कहते हैं ब्रेड मोल्ड पे। कोई अगर आपने ब्रेड देखा हो, राइट, तो जब उस पर कुछ फंगस हो जाती है या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप करने लग जाते हैं, तो वैसे ही एक हाइफे भी प्रोड्यूस हो जाते हैं वहां पे। हाइफे मतलब कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स वहां पे प्रोड्यूस होते हैं ब्रेड मोल्ड पर, उसी को हमने राइजोपस कहा। और ये जो राइजोपस है ये कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, राइजोपस में ही स्पोर फॉर्मेशन किया जा रहा है, बट जो एक्चुअली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है वो है एक ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर्स। ये ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर, दिस इज अ ब्लॉब, और ये किस पे है? एक स्टिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर पे है। तो इसको हमने क्या कहा? ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर। और इसको हम क्या कहते हैं? स्प्रोंजेनियम। और कभी कभी इसको सिंगुलर के लिए हम कहते हैं स्प्रोंजेनिया, राइट, सिंगुलर इज स्प्रोंजेनिया। तो ये कंटेन करता है कुछ सेल्स को या फिर स्पोर्स को, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं। और विद टाइम ये जो स्पोर्स होते हैं ये एक्शन ऑफ नेचर से इस राइजोपस से, पेरेंट राइजोपस से दूर जाके एक्शन ऑफ सॉयल और रेन से नया राइजोपस बना देते हैं। जब तक उनको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो है उनकी सूटेबल टेम्परेचर, और वो जब तक तो वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे नेचर के, जब तक वो एक्ट नहीं करेंगे, जब तक वो नए ऑर्गेनिजम्स नहीं बनेंगे, बट जैसे ही वो अपने सूटेबल रिक्वायरमेंट्स को अडेप्ट करेंगे एनवायरनमेंट में, उसी मोमेंट पर वो जो नया ऑर्गेनिजम्स है वो बनाना शुरू कर देंगे। बट क्वेश्चन ये आता है जो ये स्पोर्स हैं,
राइट। ये जो स्पोर्स हैं, जब इनको सुटेबल रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी तो इससे इनको हार्म भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि जब तक ये अपनी सुटेबल कंडीशंस के एटमॉस्फेयर में नहीं आता है, इनको थिक वॉल से प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट। तो स्पोर फॉर्मेशन भी हमें क्लियर हुआ कि स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, ब्लॉब ऑन अ स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें रिप्रोडक्शन भी होता है, और उन ब्लॉब्स को हमने स्पोरेंजिया कहा जो स्पोर्स को कंटेन करते हैं, और वो राइजोपस में बदल जाता है जब वो स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, और जब फेवरेबल कंडीशन नहीं प्रोवाइड होती तो उनको थिक वॉल से जो है सराउंड किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद एक बारी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करने में मदद करता है, जैसे कि लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। और जो प्लांट रेस किए जाते हैं ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, वो जो फ्रूट और फ्लावर है वो जल्दी प्रोड्यूस करते हैं सीड्स से कंपेयर में। और जो प्रोपगेशन है प्लांट का, जिन्होंने अपनी कैपेसिटी को लूज कर दिया है सीड्स प्रोड्यूस करने की, जैसे बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, रोज, जैस्मीन, उनको भी हम क्या कह सकते हैं, वापस उनको प्रोपगेट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम सीड का यूज नहीं कर रहे, सीड का यूज नहीं कर रहे, हम पिछले प्लांट के किसी पार्ट का यूज कर रहे हैं जिससे हम एक नया प्लांट ग्रो कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है यूजफुल है। इसका एक और एडवांटेज है जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा है कि जो प्लांट प्रोड्यूस है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट प्लांट के टू हैव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइक अगर यहाँ पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये बात तो पढ़ी कि वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, मतलब वेरिएशन है पर बहुत कम है, तो राइट वो जेनेटिकली सिमिलर हुए। अगर वो जेनेटिकली सिमिलर हुए तो जो हमें पेरेंट प्लांट है उस जैसा ही फ्रूट देखने को मिलेगा, और वैसा ही प्लांट देखने को मिलेगा, वैसा ही फ्लावर देखने को मिलेगा। मतलब वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करेगा जो पेरेंट प्लांट की थी। सपोज करो कि अगर आपके पास कोई बनाना का जो पेरेंट प्लांट है और आप एक और बनाना को ग्रो करना चाहते हो, तो आप इसके किसी पार्ट को यूज करोगे और वो इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करेगा। तो ये एक एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कि वो उसकी जो भी डिजायर्ड हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी पिछले बनाना वाले पेरेंट प्लांट में, वो सब हमें देखने को मिलेगी न्यू जो पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस होगा बनाना का उसके पार्ट से। तो दीज वर ऑल दी मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार जल्दी जल्दी इनको रिवाइज कर लेते हैं कि फ्यूजन था, फ्यूजन का अपोजिट हुआ, मतलब इसमें डिवाइड होगा, बाइनरी 2 में भी डिवाइड हो सकता है और मल्टीपल में भी। फिर इरेगुलर भी होगा, लॉन्गिट्यूडनल मतलब विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे एक ओरिएंटेशन में होता है, और इसमें एनी प्लेन में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, मतलब पीसेज में वो खुद को तोड़ेगा, उसके बाद ये फ्रेगमेंट्स मैच्योर होने पर नया ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। रीजनरेशन मतलब दोबारा ग्रो करेगा, ब्रोकन या फिर जो कटा हुआ पार्ट है वो नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्पेशल सेल्स जो है प्रोलिफरेटिंग सेल्स, उनसे होगा बडिंग, मतलब एक ही जगह पर बहुत सारे सेल्स जनरेट हुए तो वहां पे एक आउट ग्रोथ हो जाएगी जो कि मैच्योर होने पे सेपरेट हो जाएगी, ये वर्डिंग था। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब हमने पेरेंट प्लांट का कोई पार्ट यूज किया एक और प्लांट को ग्रो करने के लिए। फिर इसके ये कुछ एग्जांपल्स हैं। स्पोर फॉर्मेशन मतलब जो स्पोर्स होते हैं उनसे एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, और वो फेवरेबल कंडीशंस जब तक उनको प्रोवाइड नहीं होती वो थिक वॉल से प्रोटेक्ट होते हैं, और वैसे इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है वो नया राइजोपस बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है, एक बार जल्दी से इनको डिस्कस कर लेते हैं। हाउ डज बाइनरी फ्यूजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फ्यूजन? ये तो आप कर ही सकते हैं। बाइनरी फ्यूजन में 2 डॉटर सेल्स होती हैं, मल्टीपल फ्यूजन में क्या कहते हैं, हमारी मल्टीपल डॉटर सेल्स होती है। फिर हम इसमें बता सकते हैं कि एक रेगुलर होता है और एक इसमें लॉन्गिट्यूडनल वो होता है। पर जो मल्टीपल फ्यूजन है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें कोई ऐसे ओरिएंटेशंस के बेसिस पे देर आर नो सच डिविजन्स। और इसका एग्जाम्पल है मलेरियल पैरासाइट विच इज प्लाज्मोडियम, और इसके एग्जाम्पल है लिशमैनिया एंड अमीबा। तो हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स? वो स्पोर्स से कैसे बेनिफिट करेगा? इसका एक बेसिक सा रीजन हो सकता है कि ये रिड्यूस कर देता है कंपटीशन को।
क्योंकि जो स्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए वो बहुत दूर जाएंगे हवा के एक्शन से और वहां पे एक नया राइजोपस बनेगा। मतलब एक ही जगह पे कई सारे राइजोपस नहीं होंगे, जिससे कंपटीशन होगा वो जो कम हो जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ रीजंस व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन? क्योंकि रीजनरेशन में सेम तरीके के सेल्स होने चाहिए, पर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है उनमें तो स्पेशलाइज्ड सेल्स है, स्पेशलाइज्ड सेल्स स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाते हैं। हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक नया ऑर्गन है हमारे पास। वाइज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स, ऐसा क्यों किया जा सकता है? एक तो वो जो है ग्राफ्टिंग लेयरिंग में भी मदद कर देता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। जो फ्रूट फ्लावर है उसको भी जल्दी बियर कर रहे हैं, जेनेटिकली सिमिलर है वो पेरेंट प्लांट के, राइट। और जिन प्लांट्स ने अपनी कैपेसिटी लूज कर दी है सीड्स को प्रोड्यूस करने की, जैसे कि बनाना ग्रेप्स, वो उनको भी प्रोपगेट किया जा सकता है। फिर वाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? ये सेम क्वेश्चन हमने अपने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। ये रहा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। ये सेम है, आप इसको कमेंट में लीव करिएगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जो डीएनए कॉपिंग होती है वो हेल्प करता है ट्रेट्स को इनहेरिट करने में। किससे? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स वाली जनरेशन में। और ये ट्रेट्स क्या होते हैं? ये इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस को भी क्या कहते हैं, कैरी करते हैं। और किसकी फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में। और अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको भी जाकर देख लें। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर है जो अच्छे से समझ आया होगा। आप इन नोट्स से एक बार रिवाइज करेंगे और अपनी एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन वापस से रीड करेंगे। मैं आपको ये श्योर कर सकता हूँ कि आपको सब टॉपिक समझ में आ जाएंगे। Now I am signing off with this. Bye bye. Take care. Thank you. Thank you so much.